नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 15 जनवरी 2024 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों से लिया गया है, जिसमें पीआईबी है, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है। इन सभी समाचार पत्रों से इन प्रश्नों को संकलित किया गया है। दोस्तों, यह कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप यूपीएससी एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म, जिसे आप भर करके आप 1 बाय 1 आपका काउंसलिंग सेशन लिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही सरल हो जाएगी और आप एक अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में यह निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, यह भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करता है। दूसरा कथन है, यह लाभार्थी को सेवा स्थल यानी अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कैशलेस पहुंच प्रदान करता है। यहाँ पर दूसरा कथन दिया गया है। तीसरा कथन है, परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तीसरा, इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन के खर्च जैसे निदान और दवाएं शामिल हैं। तो इसमें दिया गया है कि ऊपर दिए गए कितने कथन सत्य हैं? केवल 1, केवल 2 या 3 या सभी चारों कथन सत्य हैं? इसका उत्तर आप लोग दीजिए। इससे संबंधित आइए खबर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पीआईबी में आई हुई खबर है कि 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड क्रिएटेड अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह देख सकते हैं आज के पीआईबी में दिया गया है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड यह 12 जनवरी 2024 तक यह क्रॉस कर गया है। तो दोस्तों, यह योजना है क्या? यह 23 सितंबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यह रांची, ये कहाँ है? झारखंड की कैपिटल है, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, वहां लॉन्च किया गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है, जो पूरी तरह से सरकार के द्वारा यह वित्त पोषित है। यह भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक तृतीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का यह कवर करती है और इसमें 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर पात्र परिवार यानी लगभग 55 करोड़ लाभार्थी इन योजना के लाभ के पात्र हैं। दोस्तों, यह योजना सेवा स्थल यानी अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कैशलेस पहुंच प्रदान करता है। यह इसका उद्देश्य है कि चिकित्सा उपचार पर होने वाला जो विनाशकारी खर्च है, इसकी वजह से भारत के कई परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, यानी 6 करोड़ भारतीयों को यह गरीबी में धकेल देता है। तो ऐसे में यह योजना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है हमारे देश के नागरिकों के लिए। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन के खर्च जैसे निदान और दवाएं शामिल हैं। इसी के अंतर्गत यह कवर होता है और इसमें परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है और इस तरह से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इसका उत्तर अब आप लोगों को मिल चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों कथन देखा जाए तो इसमें सही है, अतः इसका उत्तर डी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि दूसरा प्रश्न है महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस, यह ध्यान रखेंगे झारखंड में 15 नवंबर को झारखंड यानी 15 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। यानी वर्ष 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकला था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। तो 1, 9 और 15 याद रखिएगा, यानी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के यानी पीवीटीजी के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए इसे लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है, लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम जनमन 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर
यह केंद्रित है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तब तक इससे संबंधित खबर देख लेते हैं। पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में आई है। तो पीएम टू रिलीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू 1 लाख बेनिफिशियरी ऑफ PMAYG अंडर पीएम जनमन ऑन 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी को यहाँ पर देख सकते हैं। यह योजना में 1 लाख लोगों को लाभ के लिए यह इंस्टॉलमेंट जारी किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹540 करोड़ यानी 540 करोड़ रुपया फॉर हाउसेस टू 1 लाख वनरेबल ट्राइबल टुडे, यानी यह पीवीटीजी समूहों के लिए 1 लाख परिवारों के लिए, यानी 1 लाख बेनिफिशियरी इसका लाभ उठाएंगे, इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों यह योजना की अगर हम बात करें तो यह अंतिम छोर पर, यानी जो ट्राइबल समूह खासकर पीवीटीजी समूह, जो कि देखा जाए तो उनके पास जगह की समस्या है, साक्षरता की समस्या है, अभी उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, जो कि अभी हाल ही में 15 नवंबर वर्ष 2023 को यह जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर इस योजना को शुरू किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें करीब 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर, यानी इसमें क्या है, इसका उद्देश्य शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लोगों को बिजली है, आवास है, सड़क है, दूर संचार कनेक्टिविटी है, स्वच्छ पेयजल, यह सब मुहैया कराया जाएगा। यानी मलिन बस्तियों को साफ करके पीवीटीजी समूहों को भी मेन स्ट्रीम में लाया जाने का प्रयास किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। तो आशा करता हूं कि यह इसका उत्तर आप लोग अब दे चुके होंगे। यानी इसमें उत्तर क्या कह रहा है, कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसमें ना तो एक ही गलत है ना तो दो, क्योंकि ये दोनों कथन सही हैं। इसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। तो अतः उत्तर इसका क्या हो गया, डी हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 3, अग्नि 2, प्रहार, अग्नि 3, त्रिशूल, मिलन। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। यानी 1, 3, 4 और 6 होगा, या 2 और 4 होगा, या 1, 2, 3 और 5 होगा, या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा। तो अब यहाँ पर आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। तो आइए तब तक इसकी खबर देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। सियोल, यानी यह क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो सियोल का कहना है, और ध्यान रखें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है प्योंगयांग है, जबकि साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है। तो सियोल का यह कहना है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है शुरू में रॉकेट द्वारा संचालित होती है, लेकिन फिर वे अपनी लक्ष्य की ओर एक शक्तिहीन मुक्त रूप से गिरने वाली प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती हैं। यानी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें 1000 किलोमीटर से कम की दूरी तय करती हैं। इसी तरह से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें या 1000 से 3000 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। और मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल के बीच यह देख सकते हैं मिसाइलें जो हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 3000 से 5500 किलोमीटर तक। और इसी तरह से इंटरकॉन्टिनेंटल, इसको कहते हैं अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, यह 5500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करती हैं। और दोस्तों इंटरमीडिएट रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, यह जो मिसाइलें हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। तो आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। इसमें क्या होगा, 2 और 4, अतः उत्तर इसका क्या हो गया, बी हो गया। यानी यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है भारत की, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर। इसमें कथन और कारण दिया गया है। इसमें से पहला दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं शील्ड वॉल्केनो के बारे में। तो ढाल ज्वालामुखी तीव्र नहीं होते हैं, अगर किसी तरह पानी वेंट में चला जाए तो वे विस्फोटक हो जाते हैं, अन्यथा उन्हें कम विस्फोटकता की विशेषता होती है। कारण है, ये ज्वालामुखी ज्यादातर बेसाल्ट से बने होते हैं, एक प्रकार का लावा जो फूटने पर बहुत तरल हो जाता है। अब देखिए इसका उत्तर देने के लिए कभी कभी कोशिश करिए कि कथन और कारण को एक साथ पढ़िए, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। हालांकि आप इसका उत्तर दीजिए। इससे संबंधित हम खबर देखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आई है, वॉल्केनो इरप्ट इन आइसलैंड। यह देख सकते हैं आइसलैंड, यह
उत्तरी अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र में अवस्थित है। यह आर्कटिक रीजन के अंतर्गत आता है, आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत आता है, जिसकी राजधानी रेक्जाविक है। ए वोल्केनो हैज इरप्टेड इन साउथ वेस्टर्न आइसलैंड। यहाँ पर देख सकते हैं सेमी मोल्टन रॉक टूवर्ड ए सेटलमेंट ऑफ द सेकेंड टाइम इन लेस देन ए मंथ, यानी एक महीने के अंदर यह दूसरी बार यहाँ पर यह उद्गार हुआ है। तो दोस्तों यह शील्ड वोल्केनो, सिंडर कोन, तो यह बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर ढाल ज्वालामुखी पृथ्वी पर सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़े होते हैं। जैसे हवाईयन ज्वालामुखी, ये हवाईयन प्रायद्वीप ये प्रकार है, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है बेसाल्ट का। यह ज्वालामुखी अधिकतर बेसाल्ट से बने होते हैं। एक प्रकार का लावा जो फूटने पर बहुत तरल होता है, इसी कारण ज्वालामुखी तीव्र नहीं होते। अगर किसी तरह से पानी वेंट में चला जाए तो ये विस्फोटक हो जाते हैं, अन्यथा उन्हें कम विस्फोटकता की विशेषता होती है। तो आने वाला लावा एक फव्वारे के रूप में आगे बढ़ता है और वेंट के शीर्ष पर शंख को बाहर फेंकता है और सिंडर शंख में यह विकसित होता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये लावा उद्गार। यह लावा उद्गार क्या होता है, अंदर यह लावा, ये जो छोटा वाला भाग होता है इसको हम क्रेटर कहते हैं, और यही जब भयंकर विस्फोट होता है, बड़ा रूप ले लेता है, जिसी को हम काल्डेरा कहते हैं। तो यह कभी कभी यह झील के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है, जैसे काल्डेरा लेक। इंडोनेशिया में लेक टोबा है, विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। तो आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। इसमें क्या होगा, ए सही है, आर और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, अतः उत्तर इसका ए हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। योग वासिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल के दौरान निजामुद्दीन पानीपती द्वारा किया गया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब। दोस्तों यह 2022 में आया हुआ प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। तो योग वासिष्ठ के बारे में अगर हम बात करें, यह महारामायण के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के भीतर एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण और प्रभावशाली यह दार्शनिक पाठ के रूप में सामने आता है। दोस्तों अकबर के शासनकाल के दौरान निजामुद्दीन पानीपती, अकबर के मीर बख्शी ने इस गहन ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था और यह 6वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी में 14वीं और 15वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का योग वासिष्ठ एक हिंदू दार्शनिक और आध्यात्मिक कार्य है। हालांकि इसका श्रेय आमतौर पर महर्षि वाल्मीकि को दिया जाता है, वास्तविक लेखक अभी भी अज्ञात है। इस तरह से इसमें जो है 29,000 से अधिक छंद शामिल है, जबकि एक संक्षिप्त संस्करण जिसमें लघु योग वशिष्ठम के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 6,000 छंद भी होते हैं। दोस्तों यह अद्वैत वेदांत के समान दार्शनिक आधार के साथ संरचित कथाओं और दंत कथाओं के माध्यम से अपनी शिक्षा प्रदान करता है। तो आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोगों को इसका मिल गया होगा। इसमें उत्तर क्या होगा, अकबर होगा। ये अकबर के काल में निजामुद्दीन पानीपती द्वारा यह फारसी अनुवाद किया गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के तथ्य की ओर। आज का तथ्य है, यह पीआईबी में आया हुआ है, टेली मेडिसिन मोबाइल क्लिनिक, तो स्टेट ऑफ आर्ट एआई सपोर्टेड टेली मेडिसिन मोबाइल यहाँ पर क्लिनिक लॉन्च फॉर रिमोट हिली एरियाज इन उधमपुर, यानी रिमोट एरिया, दूर एरिया, जो दूर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह जो है यह शुरू किया गया है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष राज्य मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में, उधमपुर जिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में रामनगर के सुदूरवर्ती पहाड़ी इलाकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समर्थित यह अत्याधुनिक टेली मेडिसिन मोबाइल क्लिनिक, जिसका नाम है आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील, की शुरुआत की है। और यह जो है उन दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगा और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा यह संचालित है। तो यह आरोग्य क्या है, एक ऐसी आधुनिक पद्धति का पर यह काम करता है जिसमें एक मरीज अपनी बीमारी या समस्या अपनी मूल भाषा में बता सकता है, यानी वो वहां की भाषा में वह करेगा और फिर डॉक्टर उसका निदान करता है उसी की भाषा में। इसके बाद क्या होता है कि मरीज संपर्क देश के सब प्रमुख सुपर स्पेशलिस्टों में से एक से कराया जाता है, क्योंकि टेलीमेडिसिन अस्पताल को देश के कुछ प्रमुख अस्पतालों के साथ इसे जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मरीज की पूरी बॉडी प्रोफाइल जांच की जाती है। लगभग 40 से 50 मिनट के भीतर मरीज को दवा का पर्चा उपलब्ध कराया जाता है और यह जो इलाज है पूरी तरह से निःशुल्क है। और इस तरह से प्रथम जो चरण है डोडा जिले के दूर दराज गंदोह क्षेत्र में आयोजित किया गया था और यह अपने 3 महीने पूरा किया है। वहीं दूसरा चरण जो है
अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी यह अगर हम देखें तो जीरो लाइन गांव में संचालित किया गया था। तीसरे चरण का आयोजन बिलावर के ऊंचाई वाले हिस्सों में किया गया था। इसी तरह से कार्यक्रम का चौथा चरण अगले कुछ महीनों में उधमपुर के रामनगर ब्लॉक के ऊपरी इलाके डुड्डू बसंतगढ़ में आयोजित किया जाएगा। ये देख सकते हैं कितनी महत्वाकांक्षी यह व्यवस्था है और यह पहाड़ के लोगों को, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यह निश्चित रूप से वहां के स्वास्थ्य में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों फिर से एक बार आपको बताता हूं कि अगर आपको यूपीएससी एक बार में क्रैक करना है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां लिंक मिलेगा, गूगल फॉर्म भर करके आप 1 बाय 1 आपका काउंसलिंग सेशन लिया जाएगा, जिससे कि आप एक अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। बायजूज के इस प्रोग्राम को आप लोग जरूर कीजिए, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। और दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो होमवर्क में आप लोगों को बताना है, पहला प्रश्न उत्तर देना है कि अकबर ने दीने इलाही धर्म कब चलाया था। दीने इलाही धर्म कब चलाया था याद रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है पीवीटीजी समूह क्या है। पीवीटीजी समूह, पीवीटीजी ग्रुप क्या है, इसमें कितनी लोग आते हैं, इसमें कौन कौन से जनजातीय समूह के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो ज्वालामुखी विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील किस देश में अवस्थित है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें इसका, और इस तरह से अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।